हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं आरआरबी के लिए चैलेंज स्पीड टेस्ट 2। मतलब पिछली बार हमने फर्स्ट किया था, इस बार सेकंड वाला होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है 20। हालांकि ये क्लास कॉन्सेप्ट की क्लास होनी थी, मुझे केमिस्ट्री फिनिश करानी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो क्लास को स्थगित करना पड़ा है, उस क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब जो क्लास होगी वो हम पूरे हफ्ते ही केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। 6-7 टॉपिक है तो पूरे हफ्ते में हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ कारण है, उसमें क्या कारण है उसे आप तो थोड़ी मेरी तबीयत और आप परेशान मत होइए, थोड़ा लेट सही कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अगर आप लोग साथ रहोगे ना भरोसा रखकर, तो मैं एक आपको गारंटी बता रहा हूं बाबू, परेशान मत होना लाइफ में, धैर्य मत खोना। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पेशेंस रख के काम किया ना और विश्वास रख के काम किया, मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छे से जीत होगी हमारी। और जीत होना हो, हम लोग बस ये सोचकर काम करें कि हम अपने कर्तव्य पथ पर सही से चलते रहेंगे। जो हमारा कर्तव्य है ना पढ़ने का, उसे करते रहेंगे। आगे जो होगा वो ईश्वर के हाथों में है। क्लियर है? परेशान मत होइएगा, कुछ कारण है इस वजह से वो क्लास स्थगित करनी पड़ी है, वरना सब कुछ जो आपके टॉपिक मैंने देखे, जो आपने कमेंट्स में बताए, जो मैंने फोटो खींचा था, वो सारे टॉपिक मैंने समझ गया हूं, कहां से क्या क्या पढ़ाना है, सब कुछ अच्छे से करा दूंगा। आप लोग बहुत खुश हो जाओगे जब पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 20 क्वेश्चन से, वही पुरानी वाली बात, 20 क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 मार्क्स का, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/4, मतलब 0.50 नंबर कटेंगे तो सही से आंसर देना। करेक्ट पे इतने नंबर मिलेंगे और रॉन्ग पे नेगेटिव होगी। क्लियर है? 20 क्वेश्चन से जबरदस्त क्वेश्चन है, सोचकर आंसर देना। तो कितने लोग सोचकर आंसर दोगे? थम्स अप करो। ओके, कोई बात नहीं, समझ रहे ना मेरी बातों को आप लोग? आप बस भरोसा बना के चलते रहो। बहुत सारी चीजें करनी थी आज, कैप्टन विक्रम बत्रा जी की भी वीडियो आनी थी, बट वो भी नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे सबका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ। एक हफ्ते लेट सही बायो स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करो, देखो किसी ने सही कहा है, जिस काम को करो पूरी शिद्दत, ईमानदारी और अच्छे से करो। ऐसा नहीं है जंप कर लो। हमने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है, जल्दी के चक्कर में जंप करें कोई मतलब नहीं बनता अच्छे से। चलिए शाबाश। तो बेटा ध्यान से बच्चा देखकर आंसर देना है। सर क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिए प्लीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सोच समझकर आंसर करना है। लगा नहीं है सर। अ हीटर वर्क ऑन 220 वोल्टेज। इसका डेटा उतार लेना अपने नोटबुक में। जो भी डेटा दे रखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कॉपी कर लेना, फिर इसका आंसर देना। अ हीटर वर्क ऑन 220 वोल्ट एंड टेक्स 5 एम्पियर ऑफ करंट। 220 वोल्टेज, 5 एम्पियर करंट। आपको बताना है कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा 10 मिनट में। कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा 10 मिनट में? शाबाश। बेटा ईसी की क्लास भी आएंगी, अब परेशान मत होइए, हर क्लास में मैं बता चुका हूं। आप परेशान हो गए, कुछ नहीं, ईसी की क्लास भी आएंगी, डोंट वरी। तो इसका वोल्टेज सर हटा दीजिए, इसका डेटा आपने उतारा। वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर। आपको पता है ना एम्पियर में क्या होता है? करंट होता है। वोल्टेज में क्या होते हैं? वोल्टेज। आपको वोल्टेज दे रखे हैं, आपको विद्युत धारा दे रखी है, आपको टाइम भी दे रखा है 10 मिनट। आपको हीट निकालनी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद हो तो एक फॉर्मूला होता है ना, H = I²RT। I²RT, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है ये वाला। देखो जो पावर होती है वो क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम होती है ना।
हमें तो भाई जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है, हमें तो हीट एनर्जी चाहिए, एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, है तो दोनों की दोनों सेम, क्योंकि आर हमारे इस फॉर्मूले में है नहीं। हम चाहें तो यहां से आर निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इस फॉर्मूले से आर निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमने एनर्जी निकाल ली। एनर्जी क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। तो E हो गया VIT। V कितना है हमारा? एनर्जी क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो हो जाएगा 220 इंटू 5 इंटू 10, ये मिनट में है, और टाइम को किस में चेंज कर लो? सेकंड में, क्योंकि टाइम किस में होता है? सेकंड में। कुछ मत सोचो, हमारा फॉर्मूला एक हमें याद है, I²RT, वो भी इसी से आया है। तो हमें पता है यार R इसमें है नहीं, चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें दूसरा फॉर्मूला याद आया कि एनर्जी अपॉन टाइम। हमने एनर्जी और हीट एनर्जी, बात तो एक ही है भाई, यहां भी तो एनर्जी पूछी है आपसे, तो मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। एनर्जी आ गया पावर इंटू टाइम। पावर क्या होती है मेरी? V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। मैंने लगाया, इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 220 इंटू 30 300, इतना ही हो जाएगा ना। ये 1 2 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो लगभग 6.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल, यही हो जाएगा ना। 6.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल, यही आंसर आ रहा होगा ना बी वाला। सोच के आंसर दो। 10 टू द पावर 5, अच्छा, 3000 है। 10 टू द पावर 5, हाँ सही है। ये मैंने गलती कर दी थी। 6 पंजे तो 30, 6 पंजे 30, 2 जीरो 3000 हो जाएगा ये, और 3220, 4 जीरो वैसे आ जाएंगी। 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है। 6.6 इंटू 10 की पावर 5। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसमें आपको एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? एनर्जी। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हमने पढ़ा है शक्ति इक्वल टू पावर इक्वल टू ऊर्जा बटे समय, और हमें भी तो ऊर्जा निकालनी है बच्चा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊर्जा हो जाती है पावर, शक्ति इंटू समय, और शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है, वोल्टेज गुणा करंट गुणा टाइम, और टाइम होगा सेकंड में। यहां पे 10 मिनट दे रखी थी, इसीलिए मैंने 60 की मल्टीप्लाई करके उसको किस में चेंज कर दिया? सेकंड में। तो मेरा, अब जो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, ये कौन सा है? ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो तो फटाफट, ये ए वाला क्वेश्चन है, बताइए किसी को समझ में नहीं आया हो तो। शाबाश, गुड। किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया अच्छे से? सोच के आंसर करते थोड़ा सा बच्चा, कुछ भी नहीं है। जो भी डेटा आपको दे रखा होता है उसे आप पहले अपनी नोटबुक में लिखो, फिर आप फॉर्मूले सोचो कि मुझे यहां पे हीट एनर्जी पूछा है, तो हीट एनर्जी का तो एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फॉर्मूला होता है ये वाला। बोला यार इसमें आर नहीं है, मेरे पास वी है, आई है, वोल्टेज है, करंट है, तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढूंगा कि जिसमें वोल्टेज और करंट हो, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया। और अगर ये वाला फॉर्मूला मिल गया तो हो गया मेरा काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा दिया सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चा, शाबाश। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, नथिंग। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चा। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तोलक, लिवर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिवर की। अ लिवर हैविंग मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लेस देन 1, तो उसमें क्या होता है? अगर किसी उत्तोलक या लिवर की यांत्रिक लाभ 1 से कम है तो वो कैसा होता है, ये सोच के आपको बताना है। वो लिवर कैसा होता है? बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको समझ में आएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। A liver has
मैकेनिकल एडवांटेज, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से पढ़ लीजिए, काफी देर रहेगा आपके सामने, अच्छे से समझ लीजिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। शाबाश, अभी रहने दीजिए सर, अच्छे से समझ लीजिए बच्चा इसको, और फिर इसका आंसर कीजिएगा। गलत नहीं हो जाए आंसर, गलती से बचना है, गलती से बचना है। शाबाश, टाइम ले लीजिए और अच्छे से सोचिए। शाबाश, चली जाइए। बी हटा दीजिए सर, जल्दी हटा दीजिए फटाफट। शाबाश, तो देखिए बच्चा क्या होता है, देखो 3 टाइप के लिवर होते हैं हमारे पास, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर। 3 तरह के हमारे पास लिवर होते हैं। लिवर में 3 चीजें होती हैं उत्तोलक, उसमें एक एफर्ट होती है जहां से आप एफर्ट लगाते हो। जैसे चिमटा होता है ना, जिसे रोटी पकड़ते हैं तो आप थोड़ा सा आगे से एफर्ट लगाते हो ना, आगे से लगाते हो ना उसको भाई, जैसे चिमटा इस तरीके का तो होता है, तो यहां से वो जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं फलक्रम। और यहां पे आप क्या लगाते हो, एफर्ट, यहीं से तो उसको दबाते हो, और लोड क्या होता है, यहां से आप उसकी रोटी को पकड़ते हो। तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ होता है कि जो फलक्रम है उससे एफर्ट की लंबाई, फलक्रम से एफर्ट की लंबाई कितनी है, और उसी फलक्रम से, फलक्रम माने वो जो आलंब है, फलक्रम माने आलंब, उससे लोड की जो लंबाई है वो कितनी है। तो 3 तरह के होते हैं। जो पहले वाले होते हैं इसमें AF/BF, इसका जो रेशियो है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से भी कम भी हो सकता है। जो फर्स्ट क्लास लिवर होते हैं उनमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो 1 से ज्यादा या उसके बराबर, उससे कम भी हो सकती। बीच में ये यहां पे हो सकता है यहां पे हो जाए। तो ये जो फलक्रम है इसके खिसकने की वजह से इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से ज्यादा, कम या इक्वल हो सकती है। ये जो होते हैं सेकंड वाले, इसमें इक्वल होती है, इसमें क्या होती है, इक्वल होने की संभावना होती है। और जो थर्ड वाले होते हैं इसमें हमेशा क्या होती है कि ये जो AF है, AF समझ रहे हैं भाई, एफर्ट से फलक्रम की दूरी जो है AF, और ये वाली जो दूरी है बेटा, ये वाली दूरी तो हमेशा ज्यादा होगी। ये जो FB वाली दूरी है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 जो होगा उसमें तो हमेशा वो 1 से कम ही होगा, 1/2 तो 1 से कम ही होगा। और यही आपसे पूछा है एडवांटेज लेस देन 1, तो आंसर आ जाएगा कि फलक्रम और भार, लोड बोलते हैं ना इसको, भार, और फलक्रम के बीच में, आलंब के बीच में आयास, जो एफर्ट होगी वो किस किस के बीच में होगी, लोड और आलंब के बीच में। ये बच्चा लिवर का कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे से लिवर पढ़ाए हैं आपको। फिर से एक बार देखिएगा, फर्स्ट क्लास लिवर में ये दोनों बराबर होने की संभावना होती है। हो सकता है ये थोड़ा इधर खिसक गया हो तो ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाए, तो ये 1 से ज्यादा भी और 1 से कम भी, 1 के इक्वल भी।
इसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यू है AF वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। AF क्या होती है, हमेशा ज्यादा, और जबकि ये वाली जो वैल्यू है BF ये होती है कम। तो इसमें हमेशा 1 से अधिक होता है, इक्वल नहीं होता। सेकंड में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा। और ये जो थर्ड क्लास लिवर होते हैं, जैसे चिमटा, टोंग्स बोलते हैं ना, हमारे हाथ भी थर्ड क्लास लिवर का एग्जांपल है। तो यहां फलक्रम जिस पे हम घूमते हैं ये होता है आयास, एफर्ट, और यहां से हम लोड पकड़ते हैं, ये भी थर्ड क्लास लिवर का एग्जांपल है। चिमटा भी टोंग बोलते हैं, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होती है। ओके, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, कि फलक्रम के और लोड के बीच में एफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, गुड, शाबाश। लिवर वाली क्लास आप ढूंढो, सब प्लेलिस्ट में है, सब मैं खोज के दे दूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। देखो उमाकांत दास कह रहे हैं OSSC का एग्जाम था, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 में से 45 क्वेश्चन। बेटा हमारी क्लास का कुछ आया था बच्चा, राज साहब हमारी क्लास का कुछ आया था, अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जब नहीं बेटा, जो पढ़ के आएगा उसको अच्छा लगेगा, जो नहीं पढ़ के आएगा उसे अच्छी क्लास भी बुरी लगेगी, सबके बस की नहीं होता। और ये 20 क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर जो गालियां वगैरह दे रहे हैं उन्हें को आप ब्लॉक कर रहे हैं ना, शाबाश, थैंक यू। बेटा हिंदी तो बोल रहा हूं, आलंब, भार, फलक्रम, आयास, सब कुछ तो हिंदी बोल रहा हूं, उत्तोलक बोल रहा हूं ना बच्चा। मुझे कह रहे हो, मुझसे ज्यादा तो हिंदी इंग्लिश में कोई भी नहीं पढ़ाता होगा आपको, दोनों लैंग्वेज में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लो इनिशियल जो शुरुआत का आवेग है, शुरुआत का, मोमेंटम का मतलब होता है बच्चा आवेग, जो शुरुआत का आवेग है इनिशियल, जिसे मैं आवेग 1 कहता हूं, वो है मेरा MU। यू माने इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग। जो मेरा आवेग 2 है बाद का, मतलब मोमेंटम 2, उसको मैं कहता हूं MV। और अगर रेट हो रहा है, रेट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना बदलाव आ रहा है, तो यहां पे टाइम क्या है, T सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है MU, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। भाई लास्ट वाले में से ये इनिशियल है, ये मेरा फाइनल वाला मोमेंटम है। सोचो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसका मास m था, जब खड़ी हुई है तो उसका u क्या हो जाएगा, 0। आपने उसमें धक्का दे दिया, गाड़ी का मास तो m रहा, उसकी वेलोसिटी बढ़ के होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला मेरा फाइनल हो जाएगा, ये वाला मेरा इनिशियल। तो mv माइनस mu अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की जा रही है, दर, और दर हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो बेटा देखो इसमें m और m कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप जानते हो, जब इधर u आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में टाइम, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये होता है एक्सिलरेशन। और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन आपने अच्छे से पढ़ा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं है, फाइनल वाले में से शुरुआत वाला माइनस कर दो, तो mv में से mu माइनस किया। भाई m मेरा मास कॉमन है, द्रव्यमान, तो बचा क्या मेरा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, लास्ट का वेग माइनस शुरुआत का। जब कैंसिल किया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन, त्वरण। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए, शाबाश। सोच के आंसर दो, कुछ भी दे जा रहे हो आंसर। क्या हुआ, बोलिए। इजी था, शाबाश। F इक्वल टू ma, आवेग नहीं संवेग कहते हैं, हाँ संवेग कहते हैं बेटा, संवेग। आवेग तो इंपल्स को कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है शब्दों में। आवेग इंपल्स को कहते हैं, इसको संवेग कहते हैं।
ठीक है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बड़ा कर देना इसको। बिल्कुल सही, 1 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना। अच्छा, ये बच्चे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आपकी इच्छा है आप करोगे, कैसे नहीं करोगे। एग्जाम्स में आ रहे हैं, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं बच्चा। और सही बात है, मेहनत सबके बस का नहीं होता। अगर मेहनत सबके बस की होती तो सभी नहीं कर लेते। 1 माइक्रोन, बेटा समझने की कोशिश करो। कैसे समझ नहीं आ रहा? आप शुरुआत में ऐसे सोच के बैठ जाओगे समझ नहीं आ रहा, कैसे होगा? सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है। अगर मैंने ना कराया हो तो मेरी गलती है। आप कोशिश तो करो, रिवीजन में तो लाओ। आज मैं बताऊंगा रिवीजन भी कैसे करना है आपको। अगर मन हो तो उसको अपना लेना, अच्छा रहेगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन, तो देखो 1 माइक्रोन जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। देखो अब कैसे याद करोगे? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसा ही होता है ना। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितनी हो गई? 10⁻4 मिलीमीटर हो गई ना। 1 मीटर में 10⁻4 मिलीमीटर। मिलीमीटर इधर होता है ना, सेंटीमीटर इधर होता है। मुझे तो भूल ही गया, मैं भी कंफ्यूजन हो जाता है। देसी से मिली, ओके। कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिली, हाँ ये होता, ठीक है। कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिलने, यही तो होता है ना। तो कितने होते हैं? 10⁻4, इसमें लिख दो तो 10⁻3, 1 2 3, 10⁻3 तो कितना हो जाएगा ये? यहां पे मीटर की जगह क्या लिख दोगे? 10⁻6 इंटू 10⁻3, क्या बचा? 10⁻³ मिलीमीटर। और -3 का मतलब होता है 1/1000, 0.001 मिलीमीटर। यही है ना आंसर, 0.001 मिलीमीटर। वॉइस आगे पीछे हो रहा है, ये फिर से गलती होगी क्या? अब सही है डी वाला, 0.001 डी। फिर से समझ लो, देखो इसमें कुछ नहीं है। इसको याद रखो कि 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। अब मीटर से हमें किस में बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है, सिर्फ मीटर से मिलीमीटर में। तो देखो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? तो 1 मीटर में 1 मीटर में होते हैं 10⁻3, मतलब 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? जैसे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। इसी तरह 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि बड़े को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। या -6 या +3, 6 में से 3 गए तो कितना बचा? -3, मतलब 1/1000, 0.001 मीटर। इस तरह से याद कर लोगे। सब तैयार कर सकते हो। जो नए हैं ना वो अभी से क्लासेस पे ध्यान दो, पुरानी क्लासेस को रिवाइज करते चलो, वो भी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर, ये ट्रिक है। कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिलने, कन्हैया नहीं है वो, तो कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिलने। ये मीटर, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर, ये किलोमीटर। कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिली, शाबाश। डी हो गया 0.001 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, कभी कभी वो दिमाग पे कुछ छाया होता है ना पुराना, तो वो कभी कभी याद नहीं आता है, देर से याद आता है छोटी छोटी चीजें। अब रट के तो इन्हें बैठे नहीं होते हैं कि एकदम कबूतर बन जाते हैं। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन
अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने लिखा MgCl प्लस, मैंने ये लिखा जैसे MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। अब मेरी बात समझना, ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन है। यहां पर मैग्नीशियम कितने हैं, इधर इस वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकरण। इस वाले साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। भाई अगर मैं Mg को ले रहा हूं, मैं Mg या Cl2 को नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ Cl इकलौते एटम की बात कर रहा हूं, एक एटम की। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चीज इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। फॉर एग्जाम्पल यहां Mg कितना है, 1। दूसरी तरफ देखा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, 1। यहां भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके पास भी कितने हैं, 1। दोनों तरफ 1 1 है, बैलेंस। क्या माना गया, बैलेंस, संतुलित। ऑक्सीजन देखो 2 है, इधर 2 है, इधर कितनी ऑक्सीजन है, 1। तो इसे भी मैंने 2 लगा के 2 कर लिया, 2 हो गई। इधर भी 2 है और इधर भी कितनी हो गई ऑक्सीजन, 2। उसके बाद में मैंने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कितनी है मेरी, इधर 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 दूनी 4। तो मुझे बैलेंस करनी है क्योंकि इस तरफ कितनी हो गई, 4। तो मैं इस तरफ क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। हाइड्रोजन 2 यहां पे 2 और 2 कितनी हो गई, हाइड्रोजन 4। अब मेरे देखा बचा क्लोरीन, क्लोरीन कितना है यहां पे, 2। क्लोरीन के आगे 2 लगा हुआ है ना, पहले नहीं था अब लग गया तो माना जाएगा। क्लोरीन के 2 एटम है और इधर भी कितना है, क्लोरीन के 2 एटम। तो देखो सारी की सारी बैलेंस हो गई, 1 1 2 2 4 4। भैया 2 दूनी 4 ही हो जाएगा ना, 2 2। तो कहने का मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, सर हटा दीजिए ना इसे क्वेश्चन को, इसमें मैं एटम्स को इक्वल करता हूं। किसको इक्वल करता हूं, एटम्स को। अभी देख लेना, हाँ हो गए ना, हो गए। इसमें मैं एटम्स को इक्वल करता हूं। क्या किया बाबू, मैंने दोनों तरफ देख लेता हूं एटम कितने हैं, एटम मतलब परमाणु। यहां पे मैग्नीशियम का 1, यहां पर भी मैग्नीशियम का 1, बोला ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन के 2, लेकिन यहां पर पहले 1 था तो मैंने 2 लगा दिया इसके आगे, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 परमाणु। इधर हाइड्रोजन के 2, इधर हाइड्रोजन के 2, लेकिन यहां पे जो बन गए थे ना वो हाइड्रोजन के 4 बन गए थे। तो 2 दूनी 4, यहां हाइड्रोजन 2 और यहां हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 4, इधर भी 4, इधर भी 4। अब बच गया मेरा क्लोरीन। कहने का मतलब है जितने भी एलिमेंट ने भाग लिया उन सबके मैंने परमाणु, उन सबके एटम्स को मैंने इक्वल कर दिया। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं उसमें मैं एटम्स को इक्वल करता हूं, क्लोरीन भी 2, ये भी 2। आंसर हो गया मेरा सही। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, लाइक की मत कहिए, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि सबके बस की करना नहीं होता। आप हो काफी हो, आप लोग कर रहे हो ना मेहनत, मेरे लिए काफी हो। 100 तो कम से कम कर ही रहे हैं मेरे बच्चे, और इतने काफी हैं। डैश इज अ टीयर गैस, इनमें से कौन सी आंसू गैस है, इनमें से कौन सी आंसू गैस है। सही से करा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है कि कम से कम आप लोग समझ जाएं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी आंसू गैस है। तो जो ए वाली है ना, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन और एल्फा क्लोरो एसिटोफिनोल। तो एसिटोफिलोन तो मैं पहले भी बताया हूं। तो ये सब जो होती हैं ये आंसू गैस है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, ये एसिटोफिनोल, एल्फा क्लोरो एसिटोफिलोन और क्लोरोपिक्रिन, ये भी आंसू गैस हैं। जो और मैंने लिखवाई हैं वो भी हैं, उनके अलावा इनको लिख ले।
बिल्कुल सही, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे सभी गैस जीरो वॉल्यूम, कल भी मैंने बताया था, कल नहीं परसों, जब मैं गैस लॉ पढ़ा रहा था, गैसीय नियम, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सभी की जो परमाणु गति है, परमाणु गति एक दूसरे से जो एटम दूर जाते हैं ये रुक जाती है। अब जब ये परमाणु गति रुक जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसको, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल, कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। केल्विन में देखो 273 पे पानी जमता है, 373 पे उबलता है, इससे नीचे जब जाएंगे 273 से नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा, -273 केल्विन। केल्विन में तो इतना होता है। सेल्सियस की बात करूं तो इसका जो 273 है वह हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, होता है। अब हमें नीचे जाना है तो क्या जाएगा, ये 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, -273 माइनस, ये तो 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा, नीचे जाएंगे ना -0 डिग्री केल्विन, ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चा, केल्विन में 0 डिग्री केल्विन, भाई यहां से 273 है, आप जब -273 चले जाओगे तो -273 और +273 क्या हो जाएगा, 0। तो कहां पहुंच जाओगे आप, 0 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो आप 273 पे पहुंचोगे। तो केल्विन में 0 डिग्री केल्विन, और अगर क्वेश्चन आ जाता है आपसे पूछ लेता है सेल्सियस तो -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सी, केल्विन में 0 डिग्री और इसमें -273। वेरी गुड। ये वो टेम्परेचर होता है, सारी की सारी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो परमाणविक गति होती है वो 0 हो जाती है और वॉल्यूम 0 मानी जाती है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। शाबाश। सबको समझ में नहीं आता है बाबू, क्योंकि लोग पढ़ के नहीं आते, रिवीजन नहीं करते हैं, फिर बात मुझ पे डाल देते हैं। ऐसा तो मैंने कुछ गंदा भी नहीं पढ़ा है। जो डिसलाइक आते हैं ना उसका कारण है, सबके बस की नहीं होता। पर कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हो कर लीजिए, मत लगाइए डिग्री। गुड। बफरिंग इधर से सही है बच्चा, आपकी तरफ से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, दोनों तरह के बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड भी हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी हैं। आयोनिक बॉन्ड भी हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी हैं। आयोनिक भी हैं, कोवैलेंट भी हैं। शाबाश। आयोनिक भी हैं और कोवैलेंट भी हैं। तो देखो बच्चा, ये जो CH4 है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये भी नहीं हुआ। जो KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक दूसरे को आयंस का, तो ये आयोनिक हो गया, ये भी आंसर नहीं हुआ। ये कोवैलेंट हो गया, ये आयोनिक, दोनों आंसर नहीं हुए। सल्फर डाइऑक्साइड में भी कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आंसर नहीं हुआ। बच गया हमारा डी वाला ऑप्शन, डी वाला NaOH। बेटा इन दोनों में तो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, इन दोनों में कैसे होते हैं, आयोनिक, दोनों में। लेकिन अगर इसकी बात करूं सिर्फ OH नेगेटिव की, तो इसमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ऐसा है जिसमें कोवैलेंट भी होता है, आयनिक मतलब संयोजी बंधन भी होता है। संयोजी मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और साथ साथ ये O होता है ना, तो O को 2 की जरूरत होती है। एक तो ये हाइड्रोजन दे देता है, एक बच जाता है, इसीलिए तो इसको एक नेगेटिव लग जाता है। OH नेगेटिव की मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक तो हाइड्रोजन ने दे दिया, एक रह गया, इसलिए उसके ऊपर कैसा साइन आ जाता है, नेगेटिव का। मतलब इसको 1 की जरूरत और है, या इसने 1 लिया है, तो वहीं से समझ में आ जाता है
कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों में आयोनिक भी है और कोवैलेंट भी है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड में सिर्फ कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी, इसमें सिर्फ सहसंयोजी, और इसमें KCl में आयोनिक, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आदान प्रदान ट्रांसफर हो गए। शाबाश। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पढ़ा दूंगा अच्छे से, परेशान मत होइए। हालांकि क्लासेस देखिए कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह मैंने उसमें अच्छे से बताए, जो क्लास कंप्लीट की है अच्छे से की है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। अरे भाई मैं रिवीजन ना करूं मैं अटक जाऊंगा। ये मिलीमीटर मिलीमीटर मैंने कई महीनों से नहीं किए होंगे, अटक नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है वेव्स ऑफ 819 किलो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 819 किलो हर्ट्ज, किलो माने 10,000 की मल्टीप्लाई। आपसे वेवलेंथ पूछी है, रेडियो तरंग। भाई जो रेडियो स्टेशन है वो रेडियो वेव्स छोड़ेगा। आपको पता है रेडियो वेव्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय होती हैं वो किसकी स्पीड से चलती हैं? लाइट की स्पीड से। मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में बस ये बात ध्यान देने वाली थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, वो प्रकाश की गति से चलती हैं, लाइट की गति से। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर तरंग दैर्घ्य होता है ना, मल्टीप्लाई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, मतलब v इक्वल टू, सर क्वेश्चन हटा लीजिएगा, लैम्डा इंटू एफ। एफ माने फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला लिख दो। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸, लैम्डा निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितनी दे रखी है? 819 × 1000 10⁻3, क्योंकि किलो दे रखा है, किलो किलो को किलो के लिए 1000 की मल्टीप्लाई कर देना। 3 से 3 जीरो कट जाएंगी, कितना आ जाएगा? ये 5 बचेगा ना ऊपर, तो हो जाएगा 3 1 2 3 4 5, और 819 से डिवाइड करो। 30,000 को 819 से डिवाइड करो जल्दी। सही है बेटा, सही है सब। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। क्या हो जा रहा है यार? ये सही है ना? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हमें, तरंग दैर्घ्य है, मतलब लैम्डा निकालना था, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य है। और हमें पता है तरंग दैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला होता है वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। और हमें पता है कि जो रेडियो स्टेशन है वहां से रेडियो तरंग निकलती हैं। रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उनकी गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने अपने फॉर्मूले में लिखा, पूरे को सॉल्व किया, तो आंसर आ जाएगा 3.66 × 10⁻2 मीटर। ओके है ना? शाबाश है ना क्वेश्चन? वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। 3.66, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सोच कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सोच कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा टाइम दिया है, अच्छे क्वेश्चन से, इसलिए H2 हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की अधिकतम घनत्व। तो मैक्सिमम डेंसिटी या अधिकतम घनत्व जो होता है H2O मतलब पानी का, वाटर का अधिकतम घनत्व वो होता है बच्चा 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपको बताया गया है पानी का सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। और कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूले से
आपको सिर्फ सेल्सियस को किस में बदलना था, फ़ारेनहाइट में, क्योंकि आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है आंसर। सी कितना है 4/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौका 36, 5F माइनस 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 3 15 1 16, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 6 6 3 9, 196/5, 5 3 15, 5 9 45, 5 दूनी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर नंबर हो जाएगा बी। आसान है, सिर्फ क्या करना था। अच्छा बेटा, आपका हाई कोर्ट ग्रुप सी में हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बच्चे। देखो अब कितने बच्चे लगते जा रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में, कोई OSSC में उड़ीसा में, कोई पंजाब में, कोई एयरफोर्स में, बहुत अच्छी बात है। कोई कहता था ना ऑनलाइन से भर्ती नहीं हो सकते, सब कुछ चेंज हो गया है, अब कर सकते हो आप लोग तैयारी, शाबाश। क्लियर है नहीं क्वेश्चन? इसको बस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होगा। और अगर मैं इसको पूछ लूं केल्विन में, तो भैया कुछ नहीं है, 273 में ऐड कर दो 4, 278 केल्विन, क्योंकि उसकी 273 से स्टार्ट होती है ना, जहां से 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें बस 4 ऐड कर दो, +4, तो आ जाएगा 277 केल्विन। केल्विन में 277 और इसमें 39.2। क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। बात मत करो, क्वेश्चंस करो। साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भाई वाह, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करके। असली मतलब थोड़ा सा पता चलेगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 11, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। इफ अ बॉल थ्रू अपवर्ड, अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला जाता है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देकर, तो 2 मिनट बाद आपको पूछी है 2 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। 2 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद, सॉरी 2 मिनट है, सेकंड है, 2 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड ऊपर उछाला जाता है तो 2 सेकंड बाद उसकी कितनी होगी। शाबाश। अब इसमें सोचना पड़ेगा। तुक्का नहीं देना है। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे, इसको मैं ही बता देता हूं। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं पता कि बॉल ऊपर जब उसकी वेलोसिटी है, आपने ऊपर की तरफ उछाला, तो ऊपर की तरफ जाते हुई उसकी 2 सेकंड हो जाएंगी या 2 सेकंड के अंदर वो नीचे की तरफ भी गिर पड़ेगी। ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता। तो इसका पता करते हैं। याद रखिएगा कि कितना टाइम ये ऊपर जाने में ले रही है। ऊपर जाने वाला टाइम T1, यही टाइम सेम टू होगा नीचे आने के लिए T2। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप ऊपर जाने वाला समय निकालना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला होता है U/G। अगर आपको ऊपर जाने वाला समय निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है U/G। U मतलब G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 10/9.8। टाइम कितना हो जाएगा? लगभग 1.020 सेकेंड हो जाएगी कुछ। मतलब इतने सेकंड में ऊपर पहुंचेगी तो इतनी सेकंड में नीचे आ जाएगी। तो नीचे आने में, ऊपर जाकर नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? इसे 2 मिनट से ज्यादा लग रही है ना। तो इसका मतलब भाई टोटल टाइम T1 ऊपर जाने में भी उतने लगा, नीचे आने में भी, तो टोटल समय कितना हो गया? 2.40 सेकंड। तो कहने का मतलब है, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो बॉल होगी वो नीचे की तरफ आ रही होगी और यहां पे जब 2 सेकंड हो जाएंगी पूरी तो ये जमीन से टच करेगी। उससे थोड़ा पहले पूछा है 2 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, थोड़ा पहले। अब देखो, ये तो हो गया ऊपर का सीन। अब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से जब नीचे आएगी ना, तो जब ऊपर पहुंचती है बॉल, तो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0। तो U हो गई आपकी 0। U कितनी हो गई? 0। आपको V पूछी है, आप जानते हो ऊपर से बॉल नीचे आ रही है
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, u प्लस ए टी। तो यहां एक्सीलरेशन की जगह क्या हो गया, g। u कितना है 0, g कितना है 9.8। अब टाइम कितना लोगे, तो बेटा आपको 2 सेकंड पूछिए, 2 सेकंड। इस 2 सेकंड में से 1.020 सेकंड तो खत्म हो गई। बेटा जो आपसे 2 सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड में कि समय बताओ 2 सेकंड में, तो इसमें से 2 सेकंड में से ऊपर जाने में उसने 1.020 सेकंड तो खर्च कर ली, तो बची कितनी 2 माइनस 1.020। कितनी बची 2 माइनस 1.020। जब आप इसको सॉल्व करोगे 9.8 इंटू 9.9789 करके आएगा, ये लंबी है वैल्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9.6 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, कर नहीं रहे हो आप भी। कौन कौन, पंकज, किशन, साधना, शाबाश। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बच्चा, रितेश। अगर जी को 10 मांगोगे तो नीचे आके 2 सेकंड में तो 0 हो जाएगी स्पीड। जी को 10 मानोगे, जी को 9.8 मानना है बच्चा। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो जी की वैल्यू से डिवाइड कर देना, आपको ऊपर जाने वाला समय मिल जाएगा। फिर जब नीचे आओगे तो जब ऊपर बॉल जाके 1 सेकंड के लिए रुकती है, तो ऊपर से नीचे आने में शुरुआत की जो वेग होगी u, ये हो जाएगी 0। फिर 2 सेकंड बाद v पूछा है आपसे, फॉर्मूला लगा देना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u प्लस जी टी। अब टाइम की बात आएगी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चा 2 सेकंड में पूछा है, सोचने वाली बात यह है कि 2 में से 1 सेकंड के लगभग तो खत्म हो चुकी है, तो इसमें से तो हमें निकालना ही नहीं है। बचे हुए टाइम में कितनी वेलोसिटी होगी वो निकालना था, इसलिए आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 का था ना, ये ए वाला हो गया इसका। 9.6 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। दोबारा देखिएगा, थोड़ा पढ़ो। जब मैंने इमोशन पढ़ाया है तो हंसते थे मुझ पे जब मैं कॉन्सेप्ट कराता था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी के, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। शाबाश। माइनस ऊपर की तरफ लगाते हैं, माइनस ऊपर की तरफ लगाते हैं, नीचे की तरफ प्लस होता है। शाबाश। कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है, धारक बोलते हैं जिसे, वो एनर्जी को कहां स्टोर करता है? कैपेसिटर एनर्जी को कहां स्टोर करता है? कैपेसिटर एनर्जी को कहां स्टोर करता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको बताया था ना, प्लस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, माइनस एक तरफ, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो कहां करता होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। कहां करता होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। भाई प्लस माइनस के बीच में जो फील्ड बनेगा और रुके हुए चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? विद्युत स्थितिज क्षेत्र। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर जो होते हैं प्रेरक, ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ईएम फील्ड में। विद्युत चुंबकीय में करता है इंडक्टर, और कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। बताया था मैंने, कैपेसिटर, जीनोन, कैमरे में जो फ्लैश होती है, बताया था ना मैं, कैपेसिटर होता है तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, और इंडक्टर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अच्छे से कराएं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। एक सर बबन यादव है, इनको ब्लॉक कीजिए। शाबाश। सब आएगा ये ग्रुप डी में। ये ग्रुप डी के भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं इसमें। ऐसे मत सोचो कि ग्रुप डी में तुम्हें हलवा है, सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ 2.37 करोड़ लोग पेपर देने आएंगे, इतने फॉर्म हुए हैं। पता चलेगा जब नहीं पढ़ेंगे।
द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी न्यूट्रल के अंदर से, जैसे सोडियम है न्यूट्रल है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, और ये हो गया क्या, Na पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, ये वाला फॉर्मूला याद है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, सी, ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस। जो डिसलाइक किए वो थे जिन्हें पूरा पढ़ना था केमिस्ट्री, रिवीजन कुछ नहीं करना था, सिलेबस कंप्लीट करना था लेकिन सारा, पर चलो कोई बात नहीं, इतनी तकलीफ नहीं होती अब मुझे। अरे खत्म होके क्या करोगे जब यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे? पूरा सिलेबस करके क्या करोगे बताओ? इन क्वेश्चंस को कर दो जो दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, तब तो आगे का भी कुछ फायदा हो। करा सारा लो, करो कुछ नहीं। जल्दी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं लगाया क्या? शाबाश, गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आंसर देने की कोशिश करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है आपसे, रियल हाइट दे रखी है और अपेरेंट हाइट, मतलब आपने देखा होगा बर्तन में पानी भर के रख रखा है, उसमें बर्तन की अगर आप तली देखोगे तो होती तो है आर, लेकिन आपको दिखती कितनी है? अपेरेंट हाइट, तो वही दे रखी है आपसे। शाबाश। देखो ये मैंने आपको बताया नहीं है, अब ऐसे ही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस में से होते हैं। रियल वास्तविक ऊंचाई, पानी की वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाय आभासी गहराई, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वास्तविक गहराई बटे आभासी, तो ये कितना हो जाएगा? 20 थी ना, मतलब रियल हाइट कितनी थी? 20, और आभासी अपेरेंट कितनी थी? 15, तो आंसर हो जाएगा 1.333। और आपको पता है कौन सा लिक्विड जिसका 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? वो होता है वाटर, जल। पानी बोला था ना एक लिक्विड भरा हुआ है, तो वो लिक्विड कौन सा भरा हुआ होगा? जल, क्योंकि जल का कितना होता है? 1.333। तो जो सचिव वास्तविक गहराई होती है उससे आभासी गहराई को डिवाइड कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक आ जाएगा, और 1.333 आएगा। ये किसका होता है? जल का, वाटर का, ये भी याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। ये सब सेम सिलेबस होता है निशांत सिंह, एमपी का और सबका, बस छोटा सा थोड़ा सा अलग होता है। बेटा कब जानोगे इन चीजों को? बड़े हो गए हो अब, हर चीज के अलग सिलेबस आता है क्या? सब चीजों का सेम सिलेबस होता है। गुड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं पता था, अब देख लीजिए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट बताना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। गोनेड ग्लैंड्स, जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में, बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, हार्मोन है ये, हार्मोन बता रखे हैं, और ग्रंथि मिक्स था ना, कौन सी गलत है? क्वेश्चन नंबर 15 का बी, क्योंकि बेटा पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में इसको, पीयूसी बोलते हैं ना, हाँ पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्लैंड होती है, सबको कंट्रोल करती है, इससे ग्रोथ हार्मोन वगैरह निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन मतलब हमारी लंबाई जो बढ़ती है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, ये पेनक्रियास,
कहां से निकलता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय से। तो यही हमारा गलत हो गया बी, क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन से निकलता है। वो सॉरी, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, जिसकी अगर इंसुलिन ना निकले तो कौन सी बीमारी हो जाती है? शुगर की बीमारी। ग्लूकोज कंट्रोल करता है, डायबिटीज हो जाती है। तो जो डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है उसका नाम होता है, मतलब हार्मोन ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में निकलते हैं और किसी ना किसी खास काम आते हैं। तो इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ये ना हो तो डायबिटीज हो जाती है। ये निकलता है पेनक्रियाज, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पिट्यूटरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी इनकरेक्ट है। एड्रिनल, किडनी, किडनी के ऊपर होती है दाने दाने। फाइट और फ्लाइट जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है वो वाला हार्मोन। थायराइड होती है, बिल्कुल सही, थायरॉक्सिन निकलता है। और गोनेड ग्लैंड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन निकलता है महिलाओं में, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 16, ये जब बायोलॉजी कराऊंगा अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गुड। रिवीजन के भी टिप्स दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। मसूड़ों से खून आना किसकी कमी से होता है? बिल्कुल सही, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी। जबकि बेरी बेरी विटामिन बी, गोइटर, आयोडीन की कमी से। बेरी बेरी विटामिन बी की वजह से, और स्कर्वी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्कर्वी, शाबाश। मसूड़ों से खून आता है साइट्रिक एसिड, विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छे, इजी क्वेश्चंस हैं अब। शाबाश। प्रोटीन्स, प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है? कम जरूर होना चाहिए। कोई प्रोटीन है नहीं है, उसकी पहचान कौन से तत्व से करोगे? क्या मिलता है 100%? क्या मिलता है? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पाया जाएगा? 17 बार बताया है, कम से कम 20 बार। डी, क्या बताया, क्या मिलता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन मिलती है, बहुत बार बताया मैंने बच्चे कि ये जो दाल वगैरह होती है इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, इसीलिए दाल ज्यादा खाने के लिए कहा जाता है, प्रोटीन लेने के लिए। दाल, सोयाबीन, तिलहन, दलहन बोलते हैं जिन्हें, पल्सेस। तो प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल सही, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। इनमें से सबसे फेमस, जहां पानी ज्यादा होगा, चावल ज्यादा होते होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, कटक। कटक ने चावल घटक, कटक में चावल घटक, ऐसे याद कर लो। कटक उड़ीसा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक में चावल घटक। चावल घटकते हैं ना, खाते हैं, तो कटक के चावल घटक। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 का सी। बहुत अच्छे। कटक में चावल घटक, उड़ीसा, वेरी गुड। चावल खाने पर कटक कटक की कच्चे चावल खाओगे, शाबाश। येलो कलर ऑफ टर्मरिक, हल्दी का पीला रंग,
हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन, कैरोटीन, एलाइसिन, एंथोसाइनिन। हल्दी का पीला रंग, चावल का पिछले वाले में था, हल्दी का, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, करकुमिन। करकुमिन, येलो कलर जो होता है ना हल्दी के अंदर, टर्मरिक के अंदर, वो करकुमिन। लास्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, शाबाश। कटक में चावल गटक, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 19 में करकुमिन होता है। सर एक दो को ब्लॉक मारना, कुछ लोग प्रचार विचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही, इसे लिखवाऊंगा जब मैं बायोलॉजी कराऊंगा, डोंट वरी, हर चीज अच्छे से कराऊंगा। आप लोग रिवाइज, आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आज। रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला। लाइक भी सही, डिसलाइक भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। इसका तो हम रिजल्ट के दिन पर ही डिस्कस करेंगे कि था क्या ये। क्वेश्चन नंबर 20, वैक्सीनेशन किसने की है? इन्वेंशन, बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन माने टीका। आपके अंदर कुछ ऐसे कमजोर या मरे हुए वायरस को डाल देना जिससे हमारी बॉडी उस पर अटैक करे और उसकी पहचान कर ले कि उसको कैसे मारा जाता है, उस कमजोर वायरस को कैसे मारा जाता है। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाई जाती है, पोलियो वगैरह के जो टीके लगते हैं, चेचक के, वो किया था एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी। बाबू शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, वरना पाप लगेगा सच में। और दूसरी बात, क्योंकि सब भगवान देख रहा है आपके अंदर की भावना। और याद रखना, बिना भाव के, भाव मतलब बिना श्रद्धा के कुछ नहीं मिल सकता इस दुनिया में। याद रखना इस चीज को, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जो काम करो उसमें भाव होना चाहिए, आपका आत्मा शामिल होनी चाहिए। शेयर करो और कमेंट करके अपना स्कोर बताना, बाद में ऑफलाइन कमेंट करके कि कितना स्कोर आया है। और जो टॉपिक से नहीं आ रहे हैं ना क्वेश्चन, बार बार करो, सब करा चुका हूं मैं अच्छे से। उन वीडियोस को देखो, दोबारा से क्वेश्चंस करो। एडवर्ड जेनर, समझ रहे हैं? क्वेश्चंस सभी लोग प्लीज शेयर कर देना। क्वेश्चंस बहुत ही मस्त, जबरदस्त, हाई पावर हैं। अभी भी शेयर नहीं करोगे तो कोई मन नहीं करेगा आगे से जीवन में कुछ कराने का आप लोगों के लिए, औरों का। मेरा तो होगा ही होगा, मेरी फिक्र मत करना। और हाँ, अब आ जाते हैं रिवीजन कैसे करो। रिवीजन का बता देता हूं, रिवीजन कैसे करो तो सुन लो। क्या करो, एक टॉपिक स्टार्टिंग से शुरू करो, यूनिट से, फिजिक्स का। क्या करना, मेरी बात समझना। पहले आपने कई बार पढ़ा होगा, 20 मिनट पढ़ो उस टॉपिक को, जो नोट्स बनाए हैं 20 मिनट पढ़ो, 15 से 20 मिनट, और उसी के 15-20 मिनट क्वेश्चंस करो। मतलब उसको आधा घंटा दो। कितना घंटा दो? आधा घंटा। पहला हो गया। फिर केमिस्ट्री का कोई स्टार्टिंग का टॉपिक पकड़ो, केमिस्ट्री का 15 मिनट टॉपिक पढ़ो। 15 मिनट क्या पढ़ो? टॉपिक। और फिर 15 मिनट उसे टॉपिक के क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी मैंने आपको साथ साथ दिए हैं। तो इस 30 मिनट और इस 30 मिनट को डेली आप कम से कम रिवीजन पे दो। फिर जो डेली हो रहा है, जैसे जो क्लास आज डेली हुई है, उसे भी डेली कम से कम 15-15 मिनट वाले शेड्यूल में आप लेकर चलो। कहने का मतलब 1 से 2 घंटे रिवीजन कीजिए, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। वरना बच्चा फंस जाओगे। मेरिट कम से कम 90 से 95% मार्क्स लगा के रखना अपने, तब आके कुछ होगा। अब 90 से 95% कितने आएंगे अपने आप हिसाब लगा लेना। 100 में से 90 से ऊपर और 75 में 70 के लगभग नंबर, तब जाके कहीं सोचना भर्ती होने का, तब जाके कहीं आपको कोई जॉब मिलेगी। वरना तैयारी छोड़ दो, बस का नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है ना? रात की हिस्ट्री क्लास की गारंटी नहीं है। इवेंट देख लेना और अच्छे से पढ़िए, शेयर करते रहिए, मन में अच्छे अच्छे भाव लाइए, पॉजिटिवनेस।
याद रखिएगा कि जब एंड हो रहा होता है चीजों का, जब चोटी चलती जाती है एवरेस्ट पे, धीरे धीरे आप यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, यहां तक 100-200 लोग होते हैं साथ देने के लिए, लेकिन यहां तक सब वापस होने लगते हैं, फिर 10 बचते हैं और चोटी पर पहुंचने वाले कितने होते हैं? 3 से 4। और ये चढ़ाई और कठिन होती जाती है। तो अब कठिन समय आ गया है। कठिन समय, आपको मोटिवेशन हो ना हो, कुछ ना हो, तो ये समझ लेना कि जीवन में अगर मेरा जन्म हुआ है, कुछ माँ बाप के लिए करना चाहता हूं, तो क्या मैं उनके आंखों में सुकून देने के लिए ये एक छोटी सी नौकरी नहीं पा सकता? रेलवे वगैरह में मेहनत नहीं कर सकता? क्या मैं इतना बेकार या इतनी बेकार हूं, लड़की या लड़का, कि मुझसे मेहनत नहीं हो सकती, मैं पढ़ नहीं सकता या पढ़ नहीं सकती? क्या सोच के मैंने स्टार्ट किया था ये सब? क्यों मैंने क्लास करनी स्टार्ट की थी? क्यों मैंने रेलवे का फॉर्म भरा था? माँ बाप के पैसे बिगाड़ने या जीवन में कुछ करके दिखाने के लिए? लोगों की हंसी, जो मुझ पे हंसते थे, उसको बंद करने के लिए? अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाओ। अगर मन को नहीं जीत पाए तो बाहर कुछ नहीं जीत पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मन को जीतो। जब पढ़ने का मन ना हो ना, तब जरूर पढ़ो, क्योंकि असली लड़ाई खुद की है आपकी। खुद से जीत ली तो जंग फतेह, नौकरी, नहीं तो बेटा अगली बार कोई और किसी चैनल पे या कहीं भी इसी तरीके की बातें सुन रहे होगे, दूसरे शब्दों में। समझ रहे हैं? तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे अपने आंसर्स भी बताइएगा। कहते हैं ना भगत सिंह वाली बात कि बेटा अपनी तकदीर खुद ही बनाई जाती है, खुद ही हमें पढ़ना होता है, खुद ही अपनी चीजों को बदलना होता है। दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो कौन क्या करेगा उससे मत करो, जो कराया गया है अच्छे से पढ़ो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। कर्तव्य अच्छा करोगे, कर्म अच्छा होगा, तो निश्चित ही बात है फल भी अच्छा होगा। अरे सिंपल सी चीजें हैं। सोचो, अगर आज आप खाना नहीं खाओगे तो कैसे आपकी भूख मिट जाएगी, मुझे बता दो। तो खाना खाने के लिए जब आप चलोगे तभी तो भूख मिटेगी। सेम टू सेम पढ़ाई है, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पढ़ोगे तो मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। चलिए फिर ख्याल रखिएगा, मुझे अपने स्कोर वगैरह सब बता दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा इसका। ये मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ होता है ऐसा। ख्याल रखिएगा अपना। फिर मिलते हैं मंडे को, केमिस्ट्री रखेंगे 1 हफ्ते और। ओके, परेशान मत होइएगा, फिर बायोलॉजी शुरू कर लेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।